हेलो एवरीवन। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की हमारी जो पॉलिटी की क्लास है उस पर आते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? केंद्र राज्य संबंध, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो आज की हमारे इस टॉपिक की 5वीं क्लास है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर अदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड, जिन लोगों ने नहीं किए हैं, जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं उससे पहले हमने जो लास्ट पढ़ा था उसके बारे में जानते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था, बिल्कुल स्टार्टिंग में, कि जो हमारे केंद्र और राज्य संबंध हैं उनको क्या है, उनको मतलब 3 तरीके से हम उनको विभाजित कर सकते हैं, या उन 3 तरीके से उनको विभाजित करके उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला आता है विधायी संबंध। मतलब जो विधायी संबंध होते हैं केंद्र और राज्य के बीच में, वो किस प्रकार से होते हैं, तो वो हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने कल क्या पढ़ा था? विधायी संबंध में हमने जो जाना था वो क्या जाना था? हमने विधायी संबंध में ये जाना था कि जो राज्य की विधानमंडल होती है उस पर जो केंद्र है, हमारा जो सेंटर है, उसका नियंत्रण किस तरीके से होता है, किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम प्रशासनिक संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो प्रशासन से रिलेटेड जो जो संबंध होते हैं, जो भी रिलेशंस होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो प्रशासनिक संबंध, तो प्रशासनिक संबंध में क्या कहा गया है, क्या बताया गया है कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके 11वें भाग में, मतलब उसके 11वें भाग में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र और राज्य के बीच प्रशासन संबंधों की व्याख्या की गई है। उसी मुद्दे पर कोई अन्य अनुच्छेद भी हैं। मतलब कहने का क्या है कि जो संविधान है हमारा, संविधान के 11वें भाग में 11th पार्ट में जो अनुच्छेद कौन सा है? 256 से 263 तक जो केंद्र है या फिर जो राज्य है, जो सेंटर और जो स्टेट है, उसके बीच में जो प्रशासन संबंध है उनकी व्याख्या की गई है। और उसी मुद्दे पर कई अन्य अनुच्छेद भी हैं, मतलब अदर आर्टिकल्स भी हैं। देखो, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ, जिस हिसाब से पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई पार्ट वाइज ही मैं कराऊंगी। मतलब जिस हिसाब से, जिस सीक्वेंस में जो चीज़ होनी चाहिए ना, उस सीक्वेंस में। अब देखो, कोई आर्टिकल किसी भी टॉपिक का कोई आर्टिकल किसी उससे संबंधित है, कोई टॉपिक किसी आर्टिकल से संबंधित है। तो अलग अलग आर्टिकल आपको किसी भी एक टॉपिक में पढ़ने के लिए मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके से मैं जो पढ़ा रही हूँ, प्लीज़ आप एक बार, ये है कि एक बार जब आपको समझ आ जाएगा ना कि कोर्स किस तरीके से होना है, कैसे होना है, फिर आपको इजीली सारी चीज़ें समझ अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, चलिए। अब इसमें सबसे पहले क्या आता है हमारा? पहला आता है जो कार्यकारी जो शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा। मतलब जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं उनका बंटवारा, उनको किस तरीके से बांटा जाता है, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि केंद्र व राज्यों के बीच कुछ मामलों को छोड़कर, मतलब जो सेंट्रल और स्टेट है हमारा, उनके बीच में केवल कुछ मामलों को छोड़कर विधायी व कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। मतलब कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें क्या है, जो विधायी और जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं उनमें उनका बंटवारा नहीं होता। अदरवाइज कुछ मामलों को छोड़कर बाकी सब में जो केंद्र है उसकी शक्तियां अलग हैं और जो राज्य है उसकी शक्तियां अलग है। मतलब जो कार्यकारी शक्तियां हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो इस आगे है कि इस प्रकार केंद्र की कार्यपालक शक्तियां पूरे भारत में विस्तृत है। तो इस तरीके से, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो केंद्र है हमारा, केंद्र की जो कार्यपालक जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, पूरे भारत में विस्तृत हैं। किस तरीके से हैं, क्या हैं, वो जानते हैं। तो आगे है उस मामले में जिसमें संसद की विशेष विधायी शक्तियां प्राप्त है। एक पहला मामला क्या आता है? पहला मामला वो आता है कि पहला वो मामला है जिसमें जो संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, उसकी जो विशेष विधायी शक्तियां हैं वो प्राप्त हैं। अर्थात संघ सूची के विषय, सूचियां हमने अभी पढ़ी है ना, तो संघ सूची के जो विषय होते हैं। और सेकंड है किसी संधि या समझौते के तहत अधिकार। मतलब कोई भी क्या है, कोई भी ट्रीटी वगैरह हुई है, कोई संधि हुई है, कोई समझौता हुआ है, उसके तहत जो अधिकार हैं। और प्राधिकरण और न्यायिक क्षेत्र के कार्य, और जो प्राधिकरण और न्यायिक क्षेत्र के कार्य हैं वो हैं। इसी तरह राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्य की सीमाओं तक विस्तृत हैं, अर्थात राज्य सूची के विषय। इसी तरीके से जो राज्य है हमारा, मतलब हमारे देश के अंदर जो राज्य हैं, राज्य की जो कार्यपाली शक्तियां होती हैं, कौन सी शक्ति है? जो कार्यपाली शक्तियां होती हैं वो राज्य की जो सीमाएं होती हैं, राज्य की सीमाओं तक विस्तृत है, अर्थात जो राज्य सूची के विषय हैं वो सब आते हैं।
ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, आपको समझ आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट इसमें आगे क्या बताया गया, आगे बताया है वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को विधान निर्मित की शक्ति प्राप्त है। मतलब वे विषय, वो सब्जेक्ट जिन पर क्या है, केंद्र और जो हमारे राज्य हैं दोनों को ही विधान निर्मित की शक्ति प्राप्त है। जो हमारी समवर्ती सूची आती है, अर्थात समवर्ती सूची के जो विषय हैं वो, उनमें कार्यकारी शक्तियाँ राज्यों में निहित होती हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, जो कार्यकारी शक्तियाँ होती है ना, वो राज्य के अंदर निहित होती हैं। किसके अंदर, राज्य के अंदर निहित होती हैं। तो सिवाय तब जब कोई संवैधानिक उपबंध या संसदीय विधि इसे विशिष्टतः केंद्र से को प्रदत्त करे। कब तक, सिवाय तब जब कोई भी जो संविधान की जो उपबंध है या जो संसदीय विधि है इसे विशिष्टतः केंद्र को प्रदत्त कर दें। इस प्रकार समवर्ती विषय संबंधी कोई नियम यद्यपि संसद द्वारा निर्मित किया हो, इस प्रकार क्या है, जो समवर्ती विषय हैं उसके संबंध में कोई भी नियम, कोई भी क्या है नियम, यद्यपि संसद द्वारा जो निर्मित किया हो, मतलब जिसका निर्माण किसने किया हो, संसद ने किया हो, जिसका जो संसद द्वारा बनाया गया हो, परंतु उसे राज्य द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है, सिवाय तब जब संविधान या संसद अन्यथा निर्देश करे, मतलब अन्यथा निर्देशित करे। तो मतलब संसद ने क्या है, कोई भी नियम या संसद द्वारा निर्मित किया गया है, परंतु उसे राज्य कार्य निष्पादित कर सकती है, राज्य द्वारा उसको कार्य निष्पादित किया जा सकता है। कब, सिवाय तब जब संविधान या संसद अन्यथा निर्देशित करे, उस टाइम पे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी कार्यकारी शक्ति, किस तरीके से जो कार्यकारी शक्तियां हैं उनका बंटवारा हुआ है। चलो नेक्स्ट अब क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अब जो राज्य और जो केंद्र का दायित्व है, मतलब राज्य एवं केंद्रों का दायित्व, जो स्टेट्स हैं और जो सेंटर है उनका दायित्व क्या है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या क्या हैं, उनके बारे में अब पढ़ते हैं। तो जो क्या दायित्व है, संविधान ने राज्यों के कार्यकारी शक्तियों के संबंध में उन पर 2 प्रतिबंध आरोपित किए हैं। अब जो हमारे संविधान है, संविधान ने राज्यों की जो कार्यकारी शक्तियां हैं, शक्तियों के संबंध में उन पर 2 प्रतिबंध आरोपित किए हैं, जिनसे क्या है, जिससे इस संबंध में केंद्र को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। जिससे क्या होता है, इस संबंध में जो केंद्र है, केंद्र को जो कार्यकारी शक्तियां हैं उनके संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त है, मतलब अनलिमिटेड जो राइट्स हैं वो प्राप्त हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति को इस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से प्रत्येक राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है उसको इस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, पहला क्या है, पहला उपयोग है संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना। संसद के द्वारा कोई भी, यदि कोई भी विधान निर्मित हुआ है तो उसका अनुपालन सुनिश्चित करना, तथा राज्यों से संबंधित कोई वर्तमान विधान या फिर जो राज्य हैं, जो स्टेट है, उनसे संबंधित कोई प्रेजेंट का जो वर्तमान का विधान है। पहला तो ये हो गया। दूसरा बी क्या आता है, बी आता है राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित या इसके संबंध में पूर्वग्रह न रखना। मतलब जो राज्य में जो केंद्र की जो कार्यपालिका की शक्ति है उसको क्या है, बाधित या इसके संबंध में पूर्वग्रह न रखना। साथ ही साथ इसमें से पहला, जहां राज्यों का साधारण दायित्व है, इसमें से जो पहला है जहां जो स्टेट्स हैं उनका जो साधारण दायित्व है, वहीं दूसरे राज्य पर विशेष के केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित करें। वहीं जो दूसरी तरफ है, जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं, राज्यों पर क्या है, विशेष जो केंद्र की जो कार्यपालिका की जो शक्ति है उनको बाधित ना करें, उनको बाउंड न करें। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या है, दोनों ही मामलों में केंद्र में कार्यकारी शक्तियां इस सीमा तक विस्तृत है। मतलब दोनों ही मामलों में जो सेंटर है उसकी जो कार्यकारी शक्तियां हैं इस सीमा तक विस्तृत है। किस सीमा तक की, अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को यह निर्देश देती हैं, जो इनडायरेक्टली जो स्टेट्स हैं उनको ये निर्देश देती हैं कि केंद्र का कानून उनके कानून से ज़्यादा मान्य होगा। तो उनको ये देती है कि जो केंद्र द्वारा जो कानून निर्माण किया है, जो केंद्र का जो कानून है वो जो स्टेट का कानून है उससे ज़्यादा मान्य होगा। ठीक है, चलिए आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है कि केंद्र के निर्देश प्रकृति में
बाध्यकारी से हैं, मतलब जो केंद्र है, जो हमारी सेंटर है, उसके जो निर्देश है वो प्रकृति में क्या है, बाध्यकारी से हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 265 कहता है। अब जो आर्टिकल हमारा 265 है वो क्या कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में असफल रहता है, मतलब यह प्रभावी बनने में असफल रहता है, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति इस आधार पर इस मामले को अपने हाथ में ले सकते हैं। मतलब केंद्र ने कोई कानून बनाया और राज्य उसको क्या मान नहीं रहा, तो ऐसी कंडीशन में जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट है, इस आधार पर इस मामले को अपने हाथ में ले सकते हैं। मतलब उस मामले को फिर वो आप खुद देख सकते हैं कि उन्मुख राज्य के संविधान की मंशा यह दिशा निर्देश के अनुसार कार्य नहीं किया है। इसका अभिप्राय यह है कि ऐसी दशा में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इस कंडीशन में राज्य पर क्या किया जा सकता है, भाई केंद्र ने कोई कानून बना दिया, उसको राज्य नहीं एक्सेप्ट कर रही, नहीं कर पा रही, कोई कंडीशन है किसी भी तरीके से, तो फिर जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, वो उसको अपने हाथ में लेंगे, जो भी समस्या है, जो भी कारण है, जो भी बात है, और फिर उसके तहत क्या कर सकते हैं, उस राज्य पर क्या होगा, उस राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या थे, ये कार्यकारी शक्तियां का बंटवारा और राज्य और केंद्र का जो दायित्व है, जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनका। अब आगे इसमें है कि जो राज्य हैं, राज्य को केंद्र के जो निर्देश हैं वो, या फिर कार्यों का जो पारस्परिक प्रतिनिधित्व है वो, या फिर केंद्र व राज्यों के बीच जो सहयोग है वो, मतलब ये सब चीज़ें धीरे धीरे अब अगली आगे जो क्लासेस होती रहेंगी उसमें हम पढ़ते चलेंगे। तो आज की क्लास में तो बस इतना ही है, बाकी जो रह गया है वो हम नेक्स्ट क्लास पे कवर करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी अगर तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट में डिटेल पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइज़, तो आज की क्लास इतनी है, अब मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।